आप देख रहे हैं प्रोग्राम जमहूर। शरीफों को नहीं पता था कि पनामा के इंकशाफ हो जाएंगे। दुबई से नहीं ट्रेल गई, ये इसाक डार के जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसमें मनी ट्रेल आ रही है। सेल्फ कन्फेस्ड, माना हुआ एक कन्फेस्ड मनी लॉन्डर आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो मनी लॉन्ड्रिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए करता था, वो प्राइम मिनिस्टर है आपका। वो तो चंदा जमा करके और चंदे को इधर उधर करके अस्पताल चला रहे हैं। शरीफ फैमिली जो है वो इत्तफाक हॉस्पिटल आज से नहीं, आप तो ये पता नहीं 15-20 साल की बात कर रहे हैं, पिछले 40-45 साल से चला रहे हैं ना। वो पैसे लेके जो है फ्रांस जाते हैं, वहां पे जाके क्लाइमेट बॉन्ड का सट्टा नहीं खेलते, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में जो है वो मनी ट्रेल नहीं बताते। तलाशी आप भी दे ना। अस्सलाम वालेकुम, मैंने वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं जमहूर। फरीद रईस के साथ पनामा के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई, और फिर अदालत ने प्रोसीडिंग्स के बाहर जो अदालत लगती है और उस पर दोनों फरीकैन की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात, कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये तो आइंदा आने वाले वक्त में इस बात का फैसला हो जाएगा, तयन हो जाएगा। लेकिन जो मनी ट्रेल्स की बात हो रही है, अदालत में भी यही बात हुई कि मनी ट्रेल फराहम किया जाए। और अब इसहाक डार का वो कन्फेशनल स्टेटमेंट जिसको बाद अज़ा कहा यह गया कि ये दबाव में दिया गया था और उस वक्त दबाव के नतीजे में ये फैसला किया गया, ये स्टेटमेंट दिया गया जो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रिकॉर्ड हुआ। और फिर बाद अज़ा गुज़िश्ता साल जुलाई के अंदर हमने देखा कि नाब की जानिब से इसहाक डार को तमाम तर मुकदमात से बरी कर दिया गया, एक क्लीन शीट उनको मिल गई। और इसी बात के ऊपर अदालत उज़्मा में इस बात पर इस्तफसार किया जा रहा है जिसमें प्रोसिक्यूटर जनरल नाब को तलब किया गया था और उन्होंने इस केस से मुतालिक तफसीलात अदालत को बताई। और इसी पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस्तफसार किया कि नाब ने शरीफ फैमिली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों न दायर की। प्रोसिक्यूटर जनरल नाब ने जवाब में कहा कि हाई कोर्ट के जजेस की दानिश को मद्देनजर रखते हुए अपील दायर नहीं की, जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने दोबारा इस्तफसार किया कि क्या नाब हाई कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं करता। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने नाब, स्टेट बैंक और SECP की जानिब से फैसले के खिलाफ अपील न दायर करने पर अटॉर्नी जनरल से तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया है। तो एक तरफ कतर से जो शहजादे हैं उनकी खतूत पर खतूत आए जा रहे हैं इस बात को साबित करने के लिए कि जनाब जो शरीफ खानदान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये इल्ज़ाम महज इल्ज़ाम है, क्योंकि तमाम तर कारोबार और मामलात जो थे वो मियाँ शरीफ साहब के कतर की फैमिली से थे, और बाद अज़ा कतर की फैमिली ने ये तमाम तर पैसा जो है वो हुसैन नवाज को दिया, और फिर ये मामलात आगे चलते रहे। इस चीज़ की प्रोसीडिंग हो रही है, लेकिन इस मनी ट्रेल को साबित कैसे किया जाएगा, किस तरह से होगा, कौन सा फरीक सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इस बारे में फैसला करना अदालत उज़्मा का काम है। इस पर बात करेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार साहब। बहुत शुक्रिया आपका रमेश साहब की तशरीफ लेकर आए। इसी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद साहबा मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मैम कि आप प्रोग्राम में मेरे साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची से मुझे ज्वाइन करेंगे अली जैदी साहब, और PSP के रहनुमा अनीस एडवोकेट साहब भी इसी मौजू के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे। रमेश कुमार साहब, आपसे आगाज करता हूं। कहा यह जा रहा है कि जनाब उस वक्त जब मियां नवाज शरीफ जद्दा चले गए, इसहाक डार साहब मायूस हुए और उस मायूसी के आलम में उन्होंने ये बयान दिया, और अब वो अपने उस स्टेटमेंट से जिसको वो कहते हैं कि दबाव की बुनियाद पर है, तो दो मनी ट्रेल आ गए हैं, एक तो उनके बच्चों के हवाले से और दूसरी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो इसहाक डार पर थे। फरीद रईस, पहले तो आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तीन नस्लों का जो है वो हिसाब 1980 से आज आदमी 1 साल पुराने भी अगर चीज़ें अगर आपसे भी कोई पूछेगा ना तो भी आपको उतनी याद नहीं होंगी चीज़ें, और इतने मगर 1980 से हिसाब किताब वो याद रहेगा, 1980 से वो सारे रिकॉर्ड तक मौजूद हो और ज़्यादातर रिकॉर्ड, और वो उस तरीके से बताए। दूसरी चीज़ जो आपने बात की डार साहब की, कि डार साहब ने देखिए आज के हालात और पिछले हालात में बहुत फ़र्क है।
पिछले अगर आप चले जाओ कि जो जनरल ज़िया का टाइम था, उसके बाद जो जनरल मुशर्रफ का टाइम था, उसके बाद मतलब जो हालात रहे हैं, पहले तो थोड़ी बहुत जमहूरियत चलती थी 2 साल और बीच में कू हो जाते थे। हम उस पर बात नहीं कर रहे। हम तो देखिए, कमिंग टू द पॉइंट, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि एक स्टेटमेंट आया और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये तो प्रोसीडिंग के अंदर हुई है जिसमें कहा गया कि इसहाक डार के खिलाफ नहीं बल्कि ये स्टेटमेंट मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। देखिए, बात सिंपल में ये है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी पुराने 5 साल, पिछले वाले 5 साल पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, उससे पहले परवेज मुशर्रफ गवर्नमेंट थी। अगर ये चीज़ें इतनी ऑथेंटिकेट होती, इन चीज़ों में सदाकत होती, तो ये उसी टाइम ही जो है रिवाइव हो सकती थी और वो एक्शन हो सकता था। पनामा नहीं आया ना, मतलब पनामा की बात नहीं है ये, जो डार साहब की स्टेटमेंट को बार बार ये ऐसे ही बनाने की बात की जा रही है। आप मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये पनामा का जो इशू आया है उसको जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया, पॉलिटिसाइज करने के बाद 3 जनवरी को जो जिस तरीके से उन्होंने पेपर फड़काया कि भाई हमारे पास प्रूफ आ गए, वो सारी चीजें कहाँ गई? प्रूफ तो आपके पास भी सारी चीजें कही थी ना, लेकिन वो प्रूफ वहां से रुबीना साहब आपकी तरफ आता हूं। रमेश साहब जो बात कर रहे हैं इसमें कि अगर ये मामला डार साहब, क्योंकि 2 ट्रेल आ गई ना, अब तो एक ही डार साहब के मामले के ऊपर भी, क्योंकि जब अब जजेस जब आला अदलिया के उस पर इस्तफसार कर रहे थे, वो बयान और बात तो देनी पड़ेगी। अगर ये इतना ऑथेंटिक होता तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट रही, उससे पहले मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट रही, उसी वक्त हो जाता। आप समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जो क्लीन चिट मिली डार साहब को, क्या वो क्लीन चिट, उसके पीछे भी कोई मामला है या बाकी क्लीन चिट मिल गई थी उन्हें? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा डिस्कशन हम कर रहे हैं, ये इस वक्त मामला जो है हम अदालत की सपोर्ट कर, हम नहीं बल्कि ये दोनों जमातें अदालतों के सपोर्ट कर चुकी हैं और अदालत बड़ी आलिम फाजिल जज हैं हमारे। मुझे समझ नहीं आती कि ये डेली बेसिस पे, एक तो हमें पाकिस्तान की जो बाकी मसाइल हैं, बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, वो हमने बिल्कुल पसे पुष्ट रख दिए। लेकिन एक बात की मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी डॉक्टर साहब के, कि वो कह रहे हैं कि 3 नस्लों का हिसाब दिया है। 3 नस्लों का हिसाब वो कोई खुशी से तो नहीं दे रहे, वो एक मजबूरी है। इसको मतलब बड़ा एक प्लस पॉइंट बना के पेश किया जा रहा है कि हम जी 3 नस्लों का हिसाब आज तक किसी ने हिस्ट्री में किसी को पूछा भी नहीं किया ना, किसी का इतना बड़ा जो है वो स्कैंडल भी जो है वो सरेआम नहीं आया, तो दे हैव टू, इनकी कोई अपनी मर्जी से अपनी खुशी से ये 3 नस्लों का हिसाब नहीं दे रहे। हिसाब किताब जो कतर से रोजाना खत आ जाते हैं, 2 खत आ रहे हैं, कतर की फैमिली भी माशाल्लाह इस चीज के अंदर फुल सपोर्ट कर रही है। आप समझिए कि जिस तरीके से जो हिसाब किताब दिया जा रहा है, जो ट्रेल है, वो ट्रेल वाकई उसी तरीके से हिसाब किताब पर हम यकीन कर लें? देखिए, मेरे और आपके या इनके कहने से या मेरे यकीन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा कि अदालत उज़्मा जो है हमारी, वो इसको एंटरटेन करती है या नहीं करती, वो परमिसिबल एविडेंस उसको समझती है या नहीं समझती। लेकिन इससे बड़ा एक मसला है, आपकी तवज्जो से मैं वो चाहती हूँ कि उसको आज आप हाईलाइट भी करें, वो ये है कि जो इंटरनेशनल सियासत का इस वक्त मंजरनामा है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है और बहुत जो है इतनी अचानक तब्दीली आ रही है कि वो पाकिस्तान की तब्दीली की हम क्या बात कर रहे थे कि वो जो तब्दीली आ रही है वो खुदा ना करे एक बड़ा खौफनाक तरफ की हमें लेकर जा रही है, लेकिन हमारी उसके लिए तैयारी सिफर है। वो जो तब्दीली हमारी क्या उस तब्दीली के नतीजे में आप ये कहना चाह रही हैं कि हम आइसोलेट हो रहे हैं? बिल्कुल आइसोलेट तो हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो मेरा सबसे बड़ा और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जो हम बार बार हमारी लीडरशिप कह चुकी है, हालांकि कहने को तो उम्र में सबसे छोटे इस वक्त पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उम्र के हिसाब से, लेकिन मेरे ख्याल में विजन उनका सबसे ज्यादा है कि आज से कितने माह पहले वो कह चुके हैं कि फॉरेन पॉलिसी की क्लैरिटी होनी चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए, क्योंकि आज का जो ये दिन है और जो ये मंडरा रहा है खतरा, हमारे लाखों की तादाद में पाकिस्तानी इस वक्त अमेरिका में हैं, मुकीम हैं और कुछ छुट्टियों पे आए हुए, उनका मुस्तकबिल क्या है, उनको खुदा ना करे अगर कोई इसको हम लेकिन हमारे पास सच अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। आज मैं बयान देख रही थी चौधरी निसार साहब का कि 74 अजला में वो पासपोर्ट के दफ्तर, और देखिए पासपोर्ट के दफ्तर बनाना बहुत अच्छी बात है, लोगों को कन्वीनियंट, लेकिन जब वीजा ही नहीं मिलेगा तो लोग उन पासपोर्टों का क्या करेंगे? लेकिन दूसरी बात तो जो ये सारा है इसकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए खुदा के लिए। ये पनामा का जो मसला है बहुत बड़ा मसला है, मानते हैं, लेकिन वो अदालतों के पास है। हमें चाहिए
कि हमें ये जो दूसरा ये बहुत बड़ा हमारे लाखों जो अब मैं ख्याल से पाकिस्तानी इस भाई तमाम और बातों को बहनें बिल्कुल इन चीजों के मैं जाए आप उधर, एक मिनट में आपको बताऊं, बिल्कुल सही कर रही है पनामा को कोड में, मगर इस इशू के ऊपर देखो, ट्रंप अगर नेगेटिविटी अब अपनी एक सियासत जिस बुनियाद पे की अगर वो कर रहा है तो वहां पे भी उनको रेजिस्टेंस फील भाई साहब हो रही देखिए, है। मैं थोड़ा सा चीजें करूंगा, इसके ऊपर हम करेंगे, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो इशू है, टॉपिक है, चीजें हम थोड़ा सा हट जाएंगे इन चीजों के ऊपर। अली जैदी साहब मगर इस चीज के टॉपिक अंदर- ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंस है आपकी बात इस चीज के ऊपर, बिल्कुल उससे डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सिचुएशन के अंदर जिस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं उस चीज को थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि यकीनी तौर पर मामला है, सब जुडिस है, अदालत के अंदर मामला है, लेकिन ट्रेल्स उन चीजों के अंदर यकीनी तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो अपना मौकिफ है। अली जैदी साहब आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि प्रूफ्स के मामले के ऊपर और जिस तरीके से 2 मनी ट्रेल्स अब आपकी तरफ से कह दी गई हैं कि अब ये दूसरा जो मनी ट्रेल है वो डार साहब वाला मामला आ गया, क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर अदालत के बाहर तो फिर मामला आपके ऊपर डायरेक्टली हिट होता है, शौकत खानम के ऊपर, चंदे के ऊपर, ख्वाजा आसिफ तो डायरेक्टली आपको उसको बुनियाद बनाकर हिट कर रहे हैं, तो कौन सच बोल रहा है कौन झूठे है वक्त बताएगा, लेकिन प्रूफ्स क्या आप समझते हैं जो जर्मन जरीदा दे रहा है, जो बीबीसी दे रहा है, क्या वही प्रूफ्स है अदालत में जमा कराने के लिए पीटीआई के पास? फरीद, अब आपने सवाल पूछा तो जरा इसका जवाब भी सुन लें। देखिए, मेरी आवाज एको हो रही है बहुत ज्यादा, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन्होंने तो एक्सेप्ट किया नहीं था पनामा, इन्होंने तो मैंने अपार्टमेंट्स अपने एक्सेप्ट ही नहीं किए थे। ये तो जो पिछले एक वो थे एफआईए में हमारे जो बाद में इंटीरियर मिनिस्टर बन गए थे रहमान साहब, वो सारा केस करते थे इनके ऊपर, फिर ये आ गया नैब का चेयरमैन इनकी मर्जी का, तो ये तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एनआरओ में इनके केस माफ हो गए। अब जब पनामा लीक्स एक जो कि इंटरनेशनली एक इंटरनेशनल माने इंकशाफ हुआ कि सारी दुनिया में जहां जहां लोगों ने अपने चोरी की पैसे छुपाए हुए थे ऑफशोर अकाउंट्स में, सारी जगह पे एक अलग रिएक्शन हुआ। कहीं दुनिया में कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, इसलिए कि उन ममालिक में इदारों ने काम किया, ऑटोमेटिकली इदारे काम करने आ गए। जहां इदारों ने काम नहीं किया वो खुद उन्होंने इस्तीफे दे दिए शर्म खा के। अब हमारे पास क्या इशू है, ये पहले कहते रहे कि जी हम किसी को हिसाब ही नहीं देंगे, हम तो देंगे जी कोर्ट में, हम आपको क्यों बताएं। फिर उन्होंने पार्लियामेंट आके वो मर्सिया टीवी पे मर्सिया पढ़े, फिर एक पार्लियामेंट में पढ़ा मर्सिया कि जी हमारे पे तो इतना जुल्म हुआ था और हम फिर भी अमीर हो गए। लेकिन अली जैदी साहब कोर्ट में हम ले आए, उन्होंने कहा जी हम कोर्ट में देंगे। अब आज तक मैं वहीं आ रहा हूं आपके सवाल पे, आज तक इन्होंने कोर्ट में पेश क्या किया है, इन्होंने कोर्ट में पेश किए 2 कतरी लेटर, 2 कतर के लेटर, जो कि मनी ट्रेल नहीं है ना कोई सोर्स ऑफ फंड्स है, वो कोई उनकी यारी दोस्ती की पता नहीं, उसे लिख के दे दिया लेटर, उन्होंने पेश दिया। सिंपल तो ये था कि ये सोर्स ऑफ फंड्स बताते और मनी ट्रेल बताते और अल्लाह खैर सल्लाह। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर अली जैदी साहब इंकशाफ इनके ऊपर, इनका डिफेंस क्या है? आपकी अपनी जगह पे बात दुरुस्त है, लेकिन बात सवाल फिर वही उड़ जाता है यहां पे कि इनका डिफेंस सुन ले फरीद। अच्छा ठीक है, चले आप मुझे बताएं, फिर मैं सवाल करता हूं आपसे। मैं आपके सवाल, इनका डिफेंस ये है कि जनाब वो कतरी लेटर को हम नहीं मानते, अपार्टमेंट कहां से आए, इमरान खान ने झूठ बोला। अच्छा जी आप ये बता दें कि आपने अपार्टमेंट कब खरीदे थे, शौकत खानम के। ओ भाई आप अपार्टमेंट बताओ, अगर इमरान, आप हुकूमत में बैठे हो, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट तो नहीं हो, अगर किसी ने गलत काम किया है आप हुकूमत में आप एक्शन लो। आप टीवी के ऊपर बैठ के ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, हिसाब नहीं दे रहे मगर। और ये मैं सिर्फ आखिर में कहना चाहता हूं, और अनीस एडवोकेट साहब भी बैठे हैं, कि कराची वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पनामा, मोर इंपॉर्टेंट इसलिए कि 70% आपका ट्रेजरी का जो खसारा भरा जाता है वो कराची से टैक्स कलेक्ट होता है, और ये चोरी करके उसे अपार्टमेंट खरीदते हैं लंदन में बाहर। सो देयरफॉर ये बहुत बड़ा इशू है, करप्शन इज द रूट कॉज फॉर ऑल। ठीक है, और आप जब तक एक खतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे आप किसको रोकेंगे? ठीक है, आप कह रहे हैं कि कराची के पर्सपेक्टिव में पनामा इशू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी तरफ यहां पे यह बात भी निकली है कि और दीगर बहुत सारे इश्यूज हैं जो खतरात मंडला रहे हैं, और फिर इस पे पीटीआई को इल्जाम यह दिया जाता है, उस पर इल्जाम है कि इसी इशू को लेकर सिर्फ राइज कर रही है, इसी इशू को जो है वो पीछे पड़ी हुई है, कोई और मामला नजर नहीं आ रहे। मैं अनीस एडवोकेट साहब आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब दे दूं उसका? मैं आपसे मैं बड़ा अच्छा सवाल है फरीद। अनीस भाई 1 सेकंड अगर इजाजत दे, मैं फरीद भाई इसका जवाब ले लें, इसके बाद मेरी बात खत्म हो जाए। अनीस भाई 1 सेकंड इजाजत दीजिएगा प्लीज। देखिए, ये हमने कहा हुकूमत के मिनिस्टर को आके नवाज शरीफ को डिफेंड करें, अपना काम करें ना भाई। इनको किसने रोका है सफाई करने से, इनको किसने रोका है कौम के काम करने से? वो मिनिस्टर्स हैं, वो नवाज शरीफ को क्यों प्रोटेक्शन में खड़े होते हैं? वो अपना काम करें।
हम तो हुकूमत पे तो नहीं केस किया, नवाज शरीफ पे किया, तो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या उनके खानदान वाले आके डिफेंड करें। वो क्यों खड़े हैं सारे? ठीक है, PIT पे बैठ के प्रेस को ओके जी। मैं अनीस एडवोकेट साहब को गालबन आवाज कुछ नहीं पहुंच पा रही है, मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आ जाते हैं अनीस एडवोकेट साहब से इसी का जवाब लेते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव इस मामले के अंदर क्या है, कितना इंपॉर्टेंस रख रहा है कराची के हवाले से, जिस तरीके से अली जदी साहब ने कहा, और सारी चीजों को लेकर PSP का मौक़िफ़ इस इशू के ऊपर क्या है, क्या बाकी वो भी समझती है कि यही वो इशू है जो इस वक्त सबसे टॉप ऑफ दी लाइन है, या इसके अलावा दीगर इशूज को हम मिस कर रहे हैं। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद आते हैं इस पर। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। PSP के रहनुमा अनीस एडवोकेट साहब, आपकी तरफ मैं आता हूं जरा। ब्रेक पर जो बात हो रही थी इस इशू के ऊपर, आप मुझे बताइएगा कि अली जदी साहब ये कहते हैं कि पनामा का मामला कराची के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वो बहुत अहम है, क्योंकि 70% रेवेन्यू कराची से जनरेट हो रहा है, और अगर वो रेवेन्यू यहाँ के शहरी दे रहे हैं, उन्हीं पैसों में करप्शन करके जो है वो फ्लैट्स खरीदे जा रहे हैं। वही है आवाज का इशू। हेलो अनीस साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं समझ में आ रही मुझे। अच्छा जी, कोई सिग्नल इश्यूज हैं मुझे ये बताए जा रहे हैं इस चीज के अंदर। रमेश साहब, इस चीज के अंदर आप मुझे बताइएगा कि अल्टीमेटली इन चीजों को कैसे, यानी कतर से क्या खत लाना जरूरी थी? क्या वाकईतन सारे ट्रेल वहीं से ही मिल रहे हैं हमारे, लेकिन रूट अभी तक नहीं पता चल रही है कि ओरिजिनल पैसा कहां से आया? मैं 2-3 चीज़ों का जवाब दूंगा। एक तो अली भाई ने बात की कि इन 2 चीज़ों के अलावा कोई प्रूफ नहीं। 18 दिन से ये हेयरिंग चल रही है। मैं समझता हूँ कि आधी इन्होंने टाइम लिया है, आधा हमने टाइम लिया है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो फिर वहाँ पे प्रूफ क्या दे रहे हैं वकील? दलाइल किस चीज़ के ऊपर दे रहे हैं? रोजाना आप तो सिर्फ कतर से 2 खत लेकर आए बस। अगर इन्होंने इतने अच्छे प्रूफ दे दिए हैं तो फिर तो केस ही खत्म था। इन्होंने कौन से प्रूफ दिए? नईम बुखारी को आखिर में ये कहना पड़ा कि वकील नहीं हारता है, मौकिल हारता है, मुझे पता नहीं था, मुझे तो हामिद खान का ये केस था, मैं तो ऐसे ही आ गया। मतलब बात सिंपल में ये है कि इन्होंने जो एलिगेशन, जो इन्होंने बेस बनाया पनामा का, बिल्कुल बाहर से इशू आया, मगर जो इन्होंने बेस बना के जिसके ऊपर सियासत करना चाहिए वो इनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है। आप किस चीज आप समझते हैं ये बेस, PTI उस पे बेस बना के सियासत अपनी कर रही है? देखिए, सियासत तो लांग इसके ऊपर करना चाह रही थी हकीकत में पीपुल्स पार्टी ना। पीपुल्स पार्टी यही चाह रही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में लाजमी है। मियां साहब वाले जो है उनको पता था कि पीपुल्स पार्टी ने कि 8 साल दौर रहा है मुशर्रफ का, 5 साल हमारा, इन चीजों में दम नहीं है। अच्छा, दम और दम नहीं है, इससे अच्छा है कि ये टॉपिक हमें मिले, कम से कम हम 2018 की इलेक्शन यही इशू है। मगर PTI आपका चले, आपको मैं पॉइंट समझ गया। पीपुल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई तो उन्होंने कहा कि पीपुल्स पार्टी मैं समझ गया। दूसरी इन्होंने बात नहीं, मुझे रुबीना साहब नहीं, इसी पे लेने दे मुझे। दूसरी बात की जो मुस्लिम लीग के वर्क, भाई ये जो MNA MP जो वहां पे जितने मिनिस्टर जाते हैं पहले तो मुस्लिम लीग के वर्कर है ना। आप अगर उनके लीडर, उनके कायद के खिलाफ अगर ऐसी जबान इस्तेमाल करेंगे, वो ये वो आपको ये सब, मतलब जो बात जो रमेश साहब, ख्वाजा साद रफीक की अगर आप गुफ्तगू सुन लें तो वो भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि सारा कुछ गलत है। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू अगर आप सुन लें वो भी आपको अंदाजा हो जाएगा। रुबीना साहबा, आप मुझे बताइए, जो बात ये कह रहे हैं कि आप शुरुआत किसने की है? नहीं, ये लैंग्वेज की शुरुआत किसने? जातियात पे की है? नहीं, शुरुआत तो पहले तो खैर एक नेवर एंडिंग स्टोरी है ये जो है। इनकी बात वजह से नहीं कि कोर्ट में की आपको अंदाजा था कि कुछ नहीं? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो इस वजह से जो कह रहे थे और आप भी कह रहे हैं कि क्योंकि इस वक्त एक प्रॉपर लॉ इसके लिए मौजूद नहीं है, और मौजूदा लॉ के तहत जब ट्रायल होगा तो शायद उस तरीके से जिस तरीके से केस चलना चाहिए सुकम है कानून के अंदर, तो वो चीज़ नहीं अचीव की जा सकेगी। लेकिन हैरानगी की जो बात है कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ताली दोनों हाथों से बजती है, और जिस किस्म तरीके से जमहूरी इक़दार का और किसी भी इक़दार का जो सत्यानाश हो रहा है हमारे मुल्क में, वो डेली बेसिस पे आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी खड़े होकर पाकिस्तान अदालत बाहर लगती है, अदालत के बाहर जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बड़े बड़े मुकदमात का सामना किया है हमेशा से। हमारी वजीर आजम जो हैं वो भी अदालतों के सामने पेश होते रहे, लेकिन ये तमाशा कभी ना हमने लगाया है और ना इंशाल्लाह हमारा कोई इरादा है इन फ्यूचर ये इस तरह के जो है करने। लेकिन आप ऑब्जर्व तो कर रहे हैं ना? ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, ऑब्जर्व हम कर रहे हैं।
ये पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कि आपसे जो कह रही ट्रेल की बात है, कतर से जो खतूत आ रहे हैं, बिल्कुल आप पीपल्स पार्टी समझ रही है या समझती है कि कतरी शहजादों के जो खतूत आ रहे हैं, जो ट्रेल बताई जा रही है कि दादा ने पोते को, पोते ने बाप को, वालिद साहब को तोहफा दिया, वालिद साहब ने बेटी को दे दिया, बेटी ने दोबारा, क्या ये जो ट्रेल है आपके नजदीक आप समझ रहे हैं कि वाकई यही हिसाब किताब है? देखिए, इबाहम तो बहुत है, इबाहम बिल्कुल है, लेकिन ये है कि ये मेरा काम नहीं है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम नहीं है कि वो कहे कि ये ठीक है या नहीं है। ये मामला जो है ये हमारे जो जज हजरात हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के बड़े फाजिल जज हैं, ये उनका काम है। तो मैं नहीं समझती कि उनका रोल जो है वो हम अदा करें, लेकिन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को एक काम तो ज़रूर करना चाहिए कि जो दोनों तरफ से खड़े होते हैं, जो बाहर बैठ के फिर जो आप कह रहे हैं ना अदालत के बाहर अदालत लगती है, तो मुझे लगता है जैसे हर कोई सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, जितने बाहर लोग खड़े होते हैं वो सब ऐसे बातें कर रहे होते हैं दोनों अतराफ के, कि जिस तरह वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट इसका सोल्यूशन पता है क्या है? रजिस्ट्रेशन करा लें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये देखें, ये जो है मेरा एक क्वेश्चन है इन दोनों से, पीटीआई के भाई से भी और जो हमारे यहाँ बैठे में डॉक्टर साहब, कि फैसला तो एक ही के हक में आना ना, या एक ही आएगा, लेकिन जो मैं खतरा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महसूस कर रही है कि वो जो ये मामला है खुदा ना करे कहीं एनआरकी की तरफ चले जाए, क्योंकि मानना दोनों ने नहीं है। ठीक है, और ये क्योंकि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ अदालत के फैसलों का एहतराम करती है, चाहे हमारे अगेंस्ट भी आते हैं, लेकिन इनसे हमें उम्मीद नहीं है। अली रज़ी साहब, जो बात रुबीना साहबा ने कही है कि खुदा ना खास्ता मामला अनारकी की तरफ ना चला जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ही सिर्फ अदालतों का एहतराम करती है, बाकी किसी से उम्मीद नहीं है कि वो अदालत के फैसलों का एहतराम करेंगे। देखिए फरीद, हमने 2 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर लाखों लोगों को बुलाया था। अगर वो सारे आ जाते तो इस्लामाबाद ने वैसे ही बंद हो जाना था। अगर अदालत का एहतराम नहीं होता, एक सेकंड, वो अगले दिन आ गए थे। आप जलसे की तस्वीर चला दीजिए अभी फरीद, आपके आर्काइव्स में होंगे जो जलसा हुआ था। अगर तो वो एहतराम नहीं होता अदालतों का, वी वुड हैव गॉन थ्रू विद इट। जब अदालत ने कह दिया कि हम कोर्ट में केस सुन रहे हैं, हमने कहा जी ठीक है, हम तो चाहते ही थे कि कोई उधारा उठाए। मेरी और रुबीना बीबी की बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हम कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि जब ये जातियात पे इनके मिनिस्टर्स, आप जरा ये पीआईटी में बैठ के वो जो दानियाल अजीज और वो आज आपने आबिद शेर अली की कोई जबान सुनी है जरा, जो उन्होंने माशाल्लाह जो बातें की हैं कि मैं गरेबान पकड़ लूंगा शाह महमूद का और इमरान खान का और मैं चमचमाट, ये कोई तरीका है? वो पता क्या, देखिए उसके लिए डॉक्टर साहब कहते इब्तिदा खान साहब ने की, तो इसका जवाब हम दे रहे हैं। ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। एक अगर तो एक बदतमीजी कर रहा है, दूसरा साथ करेगा। क्या खान साहब के हमने से किसी ने कहा कि आपका गरेबान पकड़ेंगे? आई विल नेवर। मैं तो ये नहीं कह रहा कि खुदा खास्ता मैं किसी का गरेबान पकड़ने जा रहा हूं, मैंने तो नहीं। अब ये देखिए, ये आपको याद है कि इनकी हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने अटैक किया पार्लियामेंट में वो एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हफीज शेख साहब बजट की तकरीर कर रहे थे, उस वक्त भी कागजात फाड़ के और उस वक्त भी ये खाका नवाजी अटैक। मैं अली साहब मैं उनका हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट अली साहब, मैं जरा खाली एक शेर सुना दूं आपको। आप शेर सुना दें, मैं अनीस साहब की तरफ आता हूं। एक शेर है कि अजीब चीज है ये शराफत भी, जिसमें शर भी है और आफत भी। अच्छा, मैं जरा अनीस एडवोकेट साहब की तरफ आता हूं। मैं अनीस एडवोकेट साहब की तरफ आता हूं और माजरत के साथ के थोड़ा इंतजार करना पड़ा और कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पे इब्तिदा में अनीस साहब से उनका मौक़िफ़ मैं नहीं ले सका, बावजूद इसके कि मैंने 12 सवाल किए क्योंकि कम्युनिकेशन कुछ प्रॉब्लम। अनीस साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मैं माजरत चाहता हूं कुछ ताखीर के लिए। लेकिन मुझे बताइए, जो इससे पहले अली ज़दी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि कराची का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है पनामा की, वो कराची के पर्सपेक्टिव के लिए, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है और उस रेवेन्यू के नतीजे में करप्शन के पैसे, करप्शन करके पैसा बाहर ले जाके उसी से फ्लैट्स और जायदादें बनाई जा रही हैं। तो आप समझते हैं कि क्या कराची के पर्सपेक्टिव से पनामा इंपॉर्टेंट इशू है सबसे ज्यादा? शुक्रिया। पहले तो मैं आपकी जो ये गुफ्तगू हुई इतनी तवील 20-25 मिनट, मुझे नहीं इल्म कि मेरे कौन कौन से मेहमान, सिर्फ अभी अली ज़दी साहब का भाई का आपने बताया कि क्या क्या गुफ्तगू हुई, तो मुझे इस बात का तो इल्म नहीं है। आपके क्वेश्चन के जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें ये पनामा 10 महीने से इसका ड्रामा चल रहा है। एक अजीब व गरीब माहौल बना हुआ है कि पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस वहाँ पर कमेंट्स देते हैं, उनकी हेडलाइंस चलती हैं,
उसके बाद 2 पहलवान अखाड़े में बाहर उतरते हैं, फिर वो कबड्डी खेलते हैं, और जो गुफ्तगू हो रही होती है ऐसा लगता है तो ये सुप्रीम कोर्ट को तो बंद कर दिया जाए और बाहर ही फैसले करवा लिए जाए। भाई पनामा का जो मैटर है, कोई किसी पाकिस्तान की एजेंसी का या पाकिस्तान के किसी इदारे का कोई कारनामा नहीं है। ये एक इंटरनेशनल इशू जिसमें वजीर आजम का नाम आया, उनकी फैमिली का नाम आया। असल में यहाँ पे ना कोई इखलाकी इक़दार है, ना कोई एथिक्स है। अब बजाय उसको क्लियर करने के गालम गलोच और जिस तरीके से चीजें चल रही है, ये अनार्की की तरफ जा रही हैं। तो इस अनार्की, अनीस साहब, ये बात रुबीना खालिद साहिबा ने, सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रुबेश कुमार साहब रुकने कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर रुबीना खालिद साहिबा का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने भी ये गुफ्तगू करते हुए कहा कि मामला खुदा ना खास्ता अनार्की की तरफ ना चला जाए। आप भी ये कह रहे हैं कि अनार्की की तरफ जा सकता है, इसका नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान के अवाम को। इसका नुकसान तमाम सियासी कुव्वतों को होगा, तमाम सियासत को होगा पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के लिए एक नुकसानदेह सूरत हाल साबित होगी। जमहूरियत का पूरा, मुझे लगता है कि कुछ अजीब और गरीब, पहली बात तो ये कि ये जमहूरियत है नहीं। जमहूरियत इस मुल्क में ये है कि जो ज्यादा करप्शन करे वो इस मुल्क में सियासत करे, इस मुल्क में हुकूमत करे, इस मुल्क के इक़्तिदार पर काबिज रहे। तो ये कौन सी जमहूरियत है? अवाम पिसती रहे, अवाम भूखी मरती रहे, अवाम दरबदर रहे, अवाम अपनी जानों की हिफाजत के लिए भागती रहे। तो ये कहां की जमहूरियत है? नहीं तो आप भी तो इस जमहूरियत को मुझे नहीं लगता कि मजीद कोई मौका मिलने वाला है या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी। ये अब भी होश के नाखून लें। जो हकायक है सुप्रीम कोर्ट के हवाले, जब एक मैटर गया है तो सब्र और सुकून के साथ सॉरी अदलिया पर एतमाद करें और तमाम बातें अदालत के सामने। और मैं तो अदालत उज़्मा से भी दरखास्त करूंगा कि बजाय वो कमिट्स पास करने के, जजेस साहिबान कमिट्स पास करने के, इस तेजी के साथ इस पनामा लीक को पाया तकमील तक। ठीक है अनीस साहब, एक सवाल और मैं फिर मैं दीगर मेहमानों की तरफ आ जाऊंगा। एक ब्रेक मैंने लेनी है, लेकिन सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली इस इशू को जल्द अज जल्द होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, पाए तकमील तक पहुंचना चाहिए। आपके भी मुतालबात रहे हैं, आपने भी जलसा किया, लेकिन एमक्यूएम जो पाकिस्तान है उन्होंने कहा कि वो इतने मसरूफ थे उनके लोग कि वो इस जलसी को नहीं देख सके। तो आपने जो मुतालबात किए वो मुतालबात किए। ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद मैं आता हूं, तो उसके बाद जरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। अली जदी यहाँ मौजूद है, रुबीना खालिद साहब और डॉक्टर रमेश कुमार साहब, इनसे इसी पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अली जदी साहब, आपसे आगाज करता हूं, फिर यहाँ स्टूडियो में आऊंगा अपने दोनों मेहमानों की तरफ। ये मुझे बताएं कि अगर इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आगे चल के इस तरह का मामला अगर इसको जिंदा रखा हुआ है और पीटीआई के ऊपर कहा जाता है कि पीटीआई इसको जिंदा रखे हुए है, तो अनारकी फैलेगी इस चीज के अंदर। क्यों इस मामले को जिंदा रखा हुआ है? क्या और मामला क्या खत्म हो गए? पीपल्स पार्टी कहती है जो खतरात मंडला रहे हैं, हम तो पहले से कह रहे थे फॉरेन पॉलिसी और दीगर इश्यूज के ऊपर क्लियर कट स्टांस अपनाया जाए, तो फिर आप इसके पीछे क्यों? फरीद, मैं जरा आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि हमने इसको जिंदा क्यों रखा हुआ है और हमने ये ऑन रिकॉर्ड, दोबारा मैं कह रहा हूं, और हम इसको नहीं छोड़ेंगे पनामा के करप्शन को जब तक इसका सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता। असगर खान केस का फैसला आ गया, क्या उसके ऊपर एक्शन हो गया? कतई कलामी छोड़ें। अच्छा, कतई कलामी मुझे अली साहब मॉडल टाउन, एक मिनट आप बता दीजिएगा, मुझे बता दें जो भी फैसला आया वो कबूल होगा आपको? हमने पहले दिन से कहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोर्ट को नहीं कबूल करेंगे तो आप किसको करेंगे भाई? ठीक है, मॉडल टाउन का अच्छा एक सेकेंड, मॉडल टाउन का क्या हुआ? क्या हुआ मॉडल टाउन का? लोगों को दिन दिहाड़े कत्ल करवा दिया पुलिस से, क्या हुआ? उसका केस खत्म हो गया। मुझे बताइए कि डॉन लीक्स का क्या हुआ? एक रिटायर्ड जज को जो उनके अपने घर का आदमी है उसको वो बना देते हैं चौधरी, कहते थे 3 दिन में खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें चीजें खुल गई हैं। ये वही कतरी प्रिंस है जो ये कहते हैं कि हमारे बाबा दादा और पता नहीं किस किस के साथ ये वो बिजनेस में थे, इनकी फैमिली, जिसको आज भी ये सारे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। वो कतरी प्रिंस इनको अपार्टमेंट दिलाते हैं। वो एक मुशर्रफ साहब थे, कहते जी सऊदियों ने मेरे बैंक में पैसे डाल दिए। कोई हम पाकिस्तानी, हम किस
हमारे ऊपर कोई शर्म नहीं होती कि हमारा लीडर को जो कोई सऊदी पैसे दे रहा है, कोई कतरी पैसे दे रहा है? हमारी किधर गई सेल्फ रिस्पेक्ट? हमारी तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट हमारा बाहर हो गया। फिर पाकिस्तान में जब आप सर्व करने प्राइम मिनिस्टर बने, आपकी फैमिली सारी अंडर स्क्रूटनी होगी। और जॉर्ज बुश की बेटी जब प्रेसिडेंट था, DUI में अरेस्ट कर लिया उसको, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। ये तो होता है दुनिया में, कानून सबके लिए बराबर है। ये बादशाह सलामत क्यों नहीं कहते कानून? मैं जवाब नहीं दूंगा। अब्बू कर रहे हैं, आप देखिए फॉर्म किया, अब्बू जी की कब्र का ट्रायल ना करें और दादाजी की के गुनाह पोते से ना, ये क्या तरीका है? आप बोले जी ये कागज है, ये पैसे गए थे, ये हमारी सोर्स ऑफ फंड थी, अल्लाह खैर से ठीक है जी, चले जाएंगे। ठीक है। जब इनके पास नहीं है तो फिर ये जी शौकत खानम और इमरान खान और उसके क्या ठीक है, nonsense ये सब उल्टी ठीक है। बात मैं रुबीना खालिद साहबा, ये जो सीधा बात साहब आपने कही थी, ठीक है अली साहब, मैं जरा सेनेटर साहब की तरफ आता हूं। आप कह रही हैं कि अनारकी और चीजें जो आपने अपने खच्चा जाहिर किया, अली जदी साहब कह रहे हैं कि जो भी फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे तो किसके फैसले को मानेंगे, और दे विल कीप दिस इशू अलाइव टिल द डिसीजन कम्स फ्रॉम द कोर्ट। नहीं देखिए, डिसीजन तो आ जाएगा इंशाल्लाह, कुछ दिनों में आ जाएगा, लेकिन इशू अलाइव करने का क्या मतलब? ये क्या मतलब जजों के पास इशू को अलाइव रखा जाता है इनसाइड द कोर्ट, आउटसाइड द कोर्ट किस लिए अलाइव, फॉर व्हाट? ये मुझे समझाए ना कि आपने जो भी सबूत देने हैं, आपने जो भी बातचीत करनी है, आपने जो भी आपके वकीलों ने करना है, वो जज हजरात के सामने करना है ना। ये जो डेली बेसिस ये जो बाहर जो हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने से गुजरती हूँ और वहां मैं देखती हूँ कि जिस तरीके से वहां वो एक मछली मंडी लगी हुई है आजकल, और माजरत के साथ हमारे जज हजरात को भी चाहिए कि उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। हर इदारे का एक तकद्दुस है। ये जिस तरीके से आपने देखा कि जिस दौरान जब ये धरने वाला सिलसिला भी था, तो वहाँ वो मनाजिर अभी हम भूले नहीं है, वो मनाजिर अभी भूले नहीं है। लेकिन ये जो है ये ठीक है, इनका बिल्कुल हक बनता है, प्रेस रिलीज दें, मीडिया टॉक्स करें, लेकिन जिस तरह से रोड ब्लॉक करके वो सारे उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो मुझे कम से कम बड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये तमाशा क्यों लगता है। बिल्कुल इस मसले को रखना चाहिए, जिंदा रखना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। लेकिन फिर अदारों के ऊपर आपको कुछ भरोसा भी करना चाहिए। ठीक है, रमेश कुमार साहब, आप एग्री करते हैं इस बात के ऊपर कि अल्टीमेटली जो कुछ भी हो वो कोर्ट के अंदर हो, चीजें हो, आपके ऊपर इसी चीज के ऊपर कतर से आने वाले खतूत के बाद जो है कतर की जो फैमिली है वो भी यकीनन अब क्रिटिसिज्म का तो शिकार हो गई, क्रिटिसाइज उस पर भी हो रहा है कि जनाब उन्होंने खत पे खत भेज के जो है वो एक छोटी सी मजाक बन। मैं फरीद पहले आपको चीज बताऊं कि हमने इससे पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीजें हो रही है वो बाहर डिस्कस नहीं हो, मगर फवाद चौधरी को जैसे इन्होंने नॉमिनेट किया नईमुल्लाह को हटा के, फवाद चौधरी आए कि नहीं ये तो अवाम का मसला है, वो अवाम तक जानी चाहिए। भाई जब आप सुप्रीम कोर्ट की बातें जब आप बाहर जब इस तरीके से करेंगे, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, तो लाजमी काउंटर में वहां से भी जवाब आएगा। मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल चीजें गलत हैं। आज भी मैं कहता हूं कि जो भी सब जुडिशियल मैटर होता है वो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट नहीं लगनी चाहिए। इवन शाम को भी जो डिस्कस अगर मीडिया के अंदर हो वो भी इस लेवल पे नहीं, मोहतात होकर डिस्कस होना चाहिए। दूसरी बात जो की गई कि भाई कानून सबके लिए, तो कानून में कहीं पे भी लॉकडाउन नहीं है। जो उन्होंने लॉकडाउन की बात की कि भाई लॉकडाउन हम करेंगे, दूसरी आप उधर आ जाएं अपना इमरान खान के ऊपर जो केस हुआ, जो इमरान खान के ऊपर PMLN ने जो हमारे 2 MNAs ने जो केस किया, उसके ऊपर वो खुद कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि आप शुरू दिखाना, जब अपने लिए आती है चीजें तो फिर कहता है कि भाई ये चीजें तो नहीं, और जब यहां पे केस होता है, देखिए बराबर कानून सबके लिए बराबर है। अच्छा, दूसरी कि भाई अगर प्रूफ है, भाई प्रूफ अगर इमरान खान और जहांगीर तरीन के पास भी है तो इलेक्शन कमीशन में उसका भी केस चल रहा था, कितना उन्होंने लैंगरान किया। एक कोर्ट का एक तरीकेकार होता है, उन चीजों को बारीकी के साथ देखते हैं, क्योंकि वो उनको खुदा को हाजिर नाजिर समझ के उनको फैसला देना पड़ता है, और इसी वजह से ही जज साहिबान दोनों को सुन रहे हैं कि आप भी सुने, मगर फैसले आने के बाद जो है ये चीजें नहीं हो। और आज भी हम कहते हैं, आप भी मानेंगे, हम भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो आप भी मानेंगे। बिल्कुल। यानी वो खदशा जो रुबीना साहबा ने जहां पे बयान किया, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, यानी ऐसा होगा या बाय वर्ड्स ही है? रमेश साहब, अली जदी साहब ने तो कह दिया कि हाँ जी वो मानेंगे। जो अली जदी साहब ऐसे मानेंगे जैसे दांदली कमीशन में फैसला तो आया, दांदली कमीशन वाला जब कमीशन बना था, एग्रीमेंट हुआ था कि मैं कौम से माफी मांगूंगा, मगर उन्होंने कौम से माफी नहीं मांगी।
असेंबली में बैठने के लिए तो किया ना, मैं कोई एग्री करने की बात यार, कर रहा हूं। मेरा एक छोटा सा सवाल ले लें। आज गलत कि बयानी अगर कहेंगे। अगर तक उस चीज वो के जरूरत ऊपर- पड़ी कि आपको नया वजीर आजम लेकर आना पड़ा फ्रॉम द हाउस, तो क्या आप करेंगे? देखिए, मैं समझता हूं, मैं हमेशा बात वो करता हूं जो मैं तो इवन ये जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, चोर, ये वो, मैं मुझे कहता जवाब हूं देना, नहीं। रुबीना साहब ने सवाल उठा दिया ना, क्या आप ये काम करेंगे? जब भी कोई सुप्रीम अगर ये कोर्ट- हुआ, ये काम सुप्रीम करेंगे? कोर्ट का कोई भी हुक्म आया ना, हाँ। किसी भी हवाले से आया, ठीक है। हम इन-हाउस- डेमोक्रेसी पहले- डेमोक्रेसी पहले- की खातिर- हम डेमोक्रेसी की खातिर पहले तो कभी आया नहीं इनके खिलाफ। अगर करना हम पड़ा तो पहली करेंगे। दफा होगी। मैं कहता हूं डेमोक्रेसी खातिर हम सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला, हर पहलू के हिसाब से, इन हर हाउस हुक्म के चेंज हवाले करना से पड़ा, पीएम को बिल्कुल चेंज होगा। डेमोक्रेसी को बरकरार रखते हुए हम बिल्कुल हर चीज- इन हाउस चेंज लेकर ठीक है जी, मैं बिल्कुल। अनीस एडवोकेट साहब, मुझे जरा एक एंड टुवर्ड्स द एंड मुझे बताइएगा जरा सा, आपके भी डिमांड्स कुछ आए, और खासतौर पे अब तो सिंध में नए गवर्नर की भी तैनाती हो गई है, इसको किस तरह से देख रहे हैं और अपने डिमांड्स के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है आपका? नहीं, आप किस हवाले से कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट से मुतालबा? आपने किए ना, अपने मुस्तफा कमाल साहब ने जो जलसा हुआ, चीजें हुई, उन मुतालबात के अच्छा, हवाले से जी, कहा गया, जी, मैं उस जी। पर बात कर रहा हूं, और फिर नए गवर्नर सिंध की तैनाती। देखिए, नहीं, नए गवर्नर सिंध की तैनाती तो ये तो वफाकी हुकूमत का मामला है, वो जिसको चाहे उसका प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। नहीं, वो तो जिसको हो गया, चाहे, नोटिफिकेशन हो गया है, नोटिफिकेशन हो गया, मोहम्मद जुबैर साहब का इसमें है और वो नोटिफाई भी हो चुके हैं इसमें। जी जी, हो गया, अच्छी बात है। तवक्को रखते हैं कि जुबैर साहब गैर जानिबदारी से और सिंध के तरक्की और सिंध के वसाइल को मुनसफाना तकसीम में और आइनी तौर पे जो उनका किरदार है उसको मस्बत तरीके से अदा करेंगे। हम उनसे अच्छी तवक्को रखते हैं और ठीक अच्छे है। आदमी हैं। और आपके जो डिमांड्स दूसरी हैं, बात उस पे- ये उस है पे कि बता जो दें हमारी जल्दी से। डिमांड्स हाँ। वफाकी हुकूमत से या सूबाई हुकूमत से या जो सिटी गवर्नमेंट्स जो है, लोकल गवर्नमेंट्स, हमारा बुनियादी डिमांड्स ये हैं कि जो जिस तरीके से बल्दियात के निज़ाम के बाद जो इख्तियारात आइनी तौर पर दिए जाने चाहिए तमाम बल्दियाती इदारों को, ठीक, न सिर्फ कराची बल्कि सिंध के तमाम बल्दियाती इदारों को, पाकिस्तान के तमाम बल्दियाती इदारों को, वो आइनी तौर पे जो इख्तियारात तय हैं आइन के अंदर, वो दिए जाएं ताकि लोगों के बुनियादी मसाइल हल हो सकें। ठीक। बुनियादी चीज़ ये है कि इतने बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर, छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर लोग जिस तरीके से परेशान हैं, चाहे पनामा की बात हो रही हो या जिसको, ये तमाम खेल एक खेला जा रहा है कि आवाम को उनके मसाइल से तवज्जो हटाकर अपने इक़्तिदार को मजबूत करने की सारी कोशिशें हो रही हैं। आवाम के मसाइल पे कोई तवज्जो नहीं है। चले जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका अनीस एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया आपका अली साहब। वक्त मुख्तसर था, लेकिन इसके अंदर मजीद इस पर बात करेंगे और दीगर इशूज जिनको इस वक्त पनामा के मामले को लेकर जो बैक बर्नर पर चले गए, कोशिश करेंगे आइंदा आने वाले प्रोग्राम में उसको जरूर हाईलाइट करें। फरीद रईस को इजाजत दीजिए। सेनेटर रुबीना खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, रमेश कुमार साहब बहुत शुक्रिया, अली जैदी साहब और अनीस एडवोकेट साहब बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।